गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि ऑन इक्वालिटी को चैप्टर को लेकर, जो क्लास 7 के पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर है, इसको लेकर हम लोग डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किया था कि समाज में इक्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है और इक्वालिटी है क्या चीज़, और सबसे बड़ी बात है सोसाइटी में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है और लॉ के अकॉर्डिंग तो ये डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हटा सकते हैं और समाज में एक इक्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी का जो एक पिलर है इक्वालिटी, वो कैसे मतलब इफेक्ट होता है, जैसे इकोनॉमिकली, सोशली, सिविल या पॉलिटिकली। तो ये चारों तरीके से हम लोग कैसे इक्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये पिछले वीडियो में देखते हैं देखा था हमने। तो अब जो ये वाला वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इंडिया में अगर देखा जाए इक्वलिटी वो मेंटेन कर रहे हैं, या इक्वल मतलब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया कि इक्वलिटी को हम लोग मेंटेन करेंगे, लेकिन इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ा था, तो ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा है कि अब इंडिया में वो लोगों के लिए कौन कौन सी स्कीम लिया था, तो ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है चैलेंज। चैलेंज में जैसे यहाँ पर है कि लैकुना का मतलब है गैप बिटवीन लॉ एंड प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है जो गैप है ये लॉ और प्रैक्टिस के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है। यानी देखा जाए लॉ तो बन चुका है, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बन चुका है कि हम इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे, लेकिन बात है कि उसे अप्लाई भी करना है समाज के ऊपर, ठीक है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा गैप है। अब गैप कहाँ से आता है कि देखा जाए गैप बहुत तरीके है गैप का, ठीक है। पहले तो है, एक होता है कि सरकार के द्वारा ठीक से जो उनके जो प्लानिंग करना, ये प्लानिंग होता नहीं है। दूसरे उसका इम्प्लीटेशन नहीं होता। तीसरा जो चीज़ होता है कि ठीक से पैसा नहीं आता कि उसे इम्प्लीटेशन करने के लिए। चौथा जो तो होता है कि लोग अब उसे ठीक से लेते नहीं है, उनका मेंटेलिटी भी चेंज होता है। मतलब सरकार अप्लाई कर रहा है एक प्लानिंग, लेकिन लोग उनका सोचना कुछ अलग है। तो ये सब चीज़ बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये लॉ एंड प्रैक्टिस, ये दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसके वजह से ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। उसके बाद है कि इनएडिक्वेट लॉस। ठीक से इंडिया में लॉ भी नहीं होता। मतलब लॉ देखा जाए जितना मतलब जो जो प्रॉब्लम यहाँ पर इंडियन लोग फेस कर रहे हैं या जो जो डिस्क्रिमिनेशन आ रहे हैं, इसको हटाने के लिए लॉ होना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि लॉ हो नहीं रहा, या लॉ अगर आ गया है तो वो भी सब पार्लियामेंट के द्वारा जब आता है वो बहुत टाइम के बाद आता है। मतलब पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्कशन इसको लेकर होता है। तो इसमें इसलिए बोला जा रहा है इनएडिक्वेट लॉस। उसके बाद अनविलिंगनेस ऑफ सोसाइटी टू फॉलो लॉस। तो ये चीज़ मैंने बोला कि सोसाइटी में देखा जाए वहाँ पर भी लोगों के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा है। वो इच्छुक नहीं है कि ये लॉस को फॉलो करें, ठीक है, अपने हिसाब से वो जीते। जैसे सोसाइटी में बोला जा रहा है कि जैसे पॉलिटिकली बोला जा रहा है कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया। अब एक बड़ा अमीर घर के लड़का जो, अगर वो समझ लो कि एक गरीब घर के लड़के को अगर वो पुअर कह के वो चिढ़ा रहा है, तो इसमें और मतलब इसमें क्या है कि इसको सुधारना पड़ेगा। उसको पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि ये वो ना करे हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अगर ना करे हो तो क्या होगा, लॉ को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यही चीज़ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो लोगों के पास इसका ज्ञान कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली इसका ज्ञान तभी आएगा जब तुम्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल सके या तुम इसके बारे में तुम जान सके हो, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा कमी है। इंडिया में देखा जाए जैसे कुछ स्टेट है जिस स्टेट में एजुकेशन लेवल बहुत ही नीचे चल रहा है, तो ये सब स्टेट में देखा जाए कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ये जो इक्वालिटी वाला जो इशू है ना, वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम वहाँ पर राइजिंग हो रहा है। तो ये भी एक कारण है कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मतलब लोगों के बीच में उनके बीच में एजुकेशन बहुत ज़्यादा फैलाना है, लोगों के बीच में उसके अवेयरनेस बढ़ाना है इसको लेकर। तो इसलिए इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है एजुकेशन, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या गवर्नमेंट वो स्टेप लेते हैं इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स। तो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इक्वालिटी को अगर बात किया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या किया, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लॉस।
तो उन्होंने लॉज को फॉर्मेशन किया है। कैसे? फॉर्मिंग लॉज दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो लॉज बनाया इसलिए कि हर एक पर्सन का जो राइट है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। मतलब आप अगर मुझे पता है कि इंडिया में एक लॉ बन चुका है इक्वली लोगों को ट्रीट करने के लिए, और मैं अगर कुछ काम करने के जाऊँ और सोसाइटी में मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ उस लॉ के अकॉर्डिंग, और जाकर मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हूँ। तो ये लॉ ये इस काम के लिए भी उनको हेल्प करेगा। और दूसरा क्या है? स्कीम। स्कीम है कि गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है कि लोग जो बहुत सारे कम्युनिटीज है उनको हेल्प करने के लिए, जो पीछे पीछे जो कम्युनिटी चल रहा है डिसएडवांटेज, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए दे स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। तो ये इंश्योर करता है कि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले उन लोगों को फॉर पीपल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सिवरल सेंचुरीज। तो वो जो बहुत ही मतलब लंबे टाइम से, मतलब एक सेंचुरी के बाद सेंचुरी में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो उनके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनके लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए स्कीम निकाल रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है। जैसे लोअर कास्ट पीपल या फीमेल सेक्शन या माइनॉरिटी सेक्शन, इनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम निकाल रहा है। जैसे एक एग्जांपल आ रहा है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। मिड डे मील स्कीम रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ कुक्ड लंच। तो मिड डे मील स्कीम एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम है इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। तो गवर्नमेंट के सभी एलिमेंट्री स्कूल में ये चीज़ अनाउंस किया गया, मतलब क्लास 8 तक ये सिस्टम है, एलिमेंट्री एजुकेशन जहाँ तक है 1 to 8 वही तक, टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विथ कुक लंच, जहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है कि कुक लंच, मतलब लंच खिलाया जाता है, जो भी कुकिंग हो चुका है ऐसे लंच खिलाया जाता है। ये पहला काम यहाँ स्टार्ट हुआ था, ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मिड डे मील इन स्कूल्स। तो वहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। In 2001, the Supreme Court instructed all states to implement midday meal scheme in their school. तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सभी स्टेट को ये मानना पड़ेगा मिड डे मील स्कीम को, और वहाँ उनके जो स्कूल है गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहाँ पर भी ये चीज़ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मिड डे मील हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? मिड डे मील स्कीम तो चालू कर दिया, इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? मोर पुअर चिल्ड्रेन बिगैन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो बहुत गरीब जो चिल्ड्रन हैं ये अपने आप को स्कूल के जो रजिस्टर है वहाँ पर एनरोल किया है और रेगुलर स्कूल आते हैं। ठीक है, इससे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को, जो इंडिया में जो पुअर फैमिली सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि स्कूल में तो आते थे लेकिन उसको खाना नहीं मिलता था। तो पेरेंट्स भी इस मतलब वो यही सोचना होता है कि हम लोग अगर बच्चे को पढ़ाए तो हमें, बच्चे अगर ना पढ़कर अगर उस टाइम में अगर कुछ काम करे तो उसमें होगा कुछ पैसा आएगा, और उस पैसे के वजह से उनका हमारा पेट भरेगा या बच्चे को भी पेट भरेगा। तो उनका ये सोचना होता है। और सबसे बड़ी बात होता है कि दूसरी बात कि बच्चे के पेट में अगर भूख रहे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये भी गवर्नमेंट का सोचना था। तो ये दो सोच को मतलब इस प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूल में मिड डे मील स्कीम अब स्टार्ट किया। तो बच्चों को वो मिड डे मील देते थे। तो इसमें क्या हुआ, एक तो बच्चे पेट वहाँ पर उनको पेट भर खाना मिल रहा है दोपहर के टाइम में, यानी बच्चे का पेट भर रहा है। तो उसके वजह से क्या हुआ, अब बच्चे आराम से पढ़ाई में फोकस कर सकेंगे। दूसरी बात जो चीज़ है कि बच्चे पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे को तो स्कूल में खाना मिल रहा है, तो वो अपने बच्चे को स्कूल में भी ठीक से भेजेंगे, और बच्चे खाने के लिए भी स्कूल में आएंगे। तो ये चीज़ होगा कि उसका स्कूल में भी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होगा और स्कूल में रेगुलरिटी वो मेंटेन करेंगे। तो बच्चे यहाँ से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के करीब धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि स्कूल से जो शिक्षा मिलता है वो शिक्षा उनको आगे ले जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोर पुअर चिल्ड्रन बिगन एनरोलिंग, ये तो मैंने बोल दिया। दूसरा बात है कि दिस प्रोग्राम हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस। तो इसमें और एक चीज़ होता है कि इसमें कास्ट का जो डिफरेंस था इसको हटाते हैं, बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर क्लास चिल्ड्रेन इन स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। तो लोअर और मिडिल अपर क्लास लोग सभी लोग मिलकर ये मील खाते। तो पहले बात है कि मील जो मिड डे मील दिया जाता है, ये मील खाने के टाइम में दोनों एक साथ बैठते हैं,
तो अपर क्लास लोअर क्लास जो चाइल्ड है सभी एक साथ बैठते हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हट जाता है। उसके बाद होता है कि वो एक साथ बैठ करने के साथ साथ वो एक ही टाइप का खाना खाते हैं जो दिए प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे भी वो डिस्क्रिमिनेशन हट जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये समाज में के लिए बहुत ही उपकार होता है इससे, मतलब वो आगे जाने समाज को आगे ले जाते हैं ये चीज़। तो उनके बीच में दोस्ती हो जाता है ये चीज़ यहाँ से। तीसरा जो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आया था वो है कि दिस प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रेन पुअर फैमिलीज। तो गरीब फैमिली में जो है उनको खाना भी मिल रहा है और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, हु आर नॉट एबल टू प्रोवाइड हेल्दी न्यूट्रिशन टू देयर चिल्ड्रन। तो मैंने पहले ही बोला कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं दे पाते थे, तो उसके जगह में कि आप गवर्नमेंट के स्कूल के द्वारा ही उसको मतलब प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चों को। तो ये भी एक सही चीज़ है। तो एक मिड डे मील स्कीम हो गया जो इक्वालिटी को मेंटेन करते। दूसरा और एक एग्जांपल देखता हूँ जो स्कीम है, और एक स्कीम क्या है वो है सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका। अब अमेरिका के एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट स्पेशली ये स्टार्ट हुआ था, मतलब ये जो सोसाइटी में वहाँ पर सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन थे कलर के बेसिस में, ब्लैक एंड वाइट के बेसिस में, उसको ख़त्म करने के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड अनइक्वली इन द यूएस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आर either हैज टू सीट at the back of the bus to get up from their seat whenever a white person wish to sit। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि अमेरिका में जैसे वाइट पीपल थे, वाइट पीपल सोचते कि हम लोग अमेरिका में बहुत पहले से है, और जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक पीपल ये अफ्रीकन अमेरिकन थे। मतलब कैसे कि अफ्रीका से इन लोगों को एज ए स्लेव बनाकर इनको अमेरिका में ले आया गया। बाद में वो स्लेव सिस्टम हट गया, हटने के बाद ये अमेरिका के नागरिक बन गए थे, बहुत दिन से अमेरिका में रह रहे थे। अब नागरिक बनने के बाद भी इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता था। ठीक है, अब नागरिक बनकर तो वो अपने हिसाब से काम करके तो रह रहे थे, लेकिन सोसाइटी में वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे थे ये ब्लैक पीपल। अब इसको कैसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूएसए में, जैसे बस में अगर ट्रैवलिंग करो तो वहाँ पर बोल रहे कि दे either हैज़ टू सीट एट द बैक, तो मतलब उनको या बस के पीछे बैठना है या और गेट अप फ्रॉम द सीट, और उसको या उनको सीट से उठ जाना है। whenever a white person wish to sit, अगर कोई व्हाइट पर्सन अगर वहाँ पर सीट में बैठने के लिए अगर वो चाहे तो ये चीज़ वो बोला जा रहा है। तो सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका स्टार्टेड इन लेट 1950। तो ये 1950 के बाद से सिविल राइट्स मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुआ टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जो वाइट पीपल को मिलता है, एंड टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कलर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए वो वहाँ पर वो बोलने लगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जैसे 1 दिसंबर 1 1955 रोजा पार्क से 42 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, तो 42 साल का 1955 के दिसंबर 1 में रोजा पार्क नाम का एक 42 साल का एक अफ्रीकन अमेरिकन एक महिला जो क्या किया था, बोर्डेड द बस टू गो होम फ्रॉम वर्क, वो काम से अपने घर में जा रहे थे। ऑन द डे रोजा पार्क्स इनिशिएटेड ए न्यू एरा इन द अमेरिकन क्वेस्ट फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो उस दिन उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, तो उस दिन रोजा पार्क को उन्होंने उस दिन से एक नया न्यू एरा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो उनके खिलाफ वो इक्वालिटी के लिए वो बोलना स्टार्ट कर दिया, वो अमेरिकन जो फ्रीडम है उनके लिए भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली जो वाइट पीपल वहाँ पर जो उनको सीट से उठने के लिए बोले थे वो उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पर। तो द सिविल राइट्स एक्ट केम इनटू बीइंग इन 1964। तो ये देखा जाए 1950 से स्टार्ट करके 1950 के जो डिकेड है वो पूरा तो चला है, उसके बाद 1964 में जाकर ये फाइनली ये वहाँ पर सिविल राइट्स एक्ट आया, और इसके वजह से दैट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। तो इसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन थे जो रेस के बेसिस में या रिलीजन के बेसिस में या नेशनल ओरिजिन के बेसिस में, नेशनल ओरिजिन जैसे अफ्रीका से तुम बिलोंग करते हो, ऐसे कोई अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ऐसे नेशनल ओरिजिन के बेसिस में, तो इसको खत्म किया गया सिविल राइट्स एक्ट के वजह से। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और ये जो सिविल राइट्स एक्ट है इसके वजह से ही देखा जाए कि जो अभी जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले जो थे जैसे उससे पहले बराक ओबामा, ये भी एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे थे, मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट है अमेरिका का। तो अमेरिका का सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट है। तो ये सिविल राइट्स एक्ट का जो सुविधा है आप
अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को वहाँ पर मिला है कि देखा है कि अमेरिका जो पहले नागरिक है वो भी एक ब्लैक पीपल है, तो यहाँ से वो आए थे, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। तीसरा जो स्कीम है कि डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, तो इंडिया में 1995 में डिसेबिलिटीज एक्ट ले आ गया। जैसे यहाँ पर बोलते हैं डिसेबिलिटी होता है ना, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, जिसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड, लोअर विजन, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या सेरिब्रल पासी, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं। ये तो उनके लिए ये एक्ट ले आया गया डिसेबिलिटीज एक्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स। तो ये लॉ में क्या किया था, जो पर्सन मतलब इस हालत में है कि वो डिसेबिलिटी का शिकार है, तो उसके लिए इक्वल राइट्स ले आया जाएगा। एंड गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और गवर्नमेंट ये श्योरिटी देगी कि वो अपने सोसाइटी में उनका फुल पार्टिसिपेशन मिले, मतलब वो सोसाइटी में हर एक्टिविटीज़ में वो अपना पार्टिसिपेशन दे रह सकते हैं। जैसे आम लोग एक सोसाइटी में ठीक से रह रहे, तो वो उनका भी रहने का हक है। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी एक फ्री एजुकेशन सिस्टम देंगे। एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स, तो उनके जो बच्चे हैं, उस बच्चे को मतलब जो डिसेबिलिटी के शिकार है उनको भी जो मेन स्ट्रीम के स्कूल है, मतलब जो जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर ही उस स्कूल में वो पढ़ सकेंगे, तो उनके लिए भी एक रिजर्वेशन सिस्टम वहाँ पर लिया आया गया है। उसके बाद द लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, तो जो ऑल पब्लिक प्लेस है, इसमें लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया, वहाँ पर जैसे बिल्डिंग है, स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, ये सभी जगह में क्या किया जाएगा, शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स। तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखा जाएगा कि फिजिकल हैंडीकैप लोग अगर वहाँ से गुजरता है तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर सुविधा वहाँ पर बनाया जाएगा। जैसे पब्लिक एरिया में जैसे टॉयलेट फैसिलिटी, तो वहाँ पर जैसे मेल लोगों के लिए भी जैसे टॉयलेट फैसिलिटी होता है, फीमेल लोगों के लिए भी टॉयलेट फैसिलिटी होता है, अब फिजिकल हैंडीकैप वालों का भी वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी में साइन होता है, तो ताकि वो अपने हिसाब से वो वहाँ पर उस टॉयलेट में जा सकते हैं। या कोई कभी भी रास्ते में भी ऐसे होता है कि जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं वो अपने हिसाब से वो अपने जो व्हील चेयर को लेकर वहाँ पर जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ के लिए भी वहाँ पर सीढ़ियों के पास पास उनके भी एक रास्ता बनता है, जो स्टेशन या एयरपोर्ट में ऐसे सिस्टम वहाँ पर भी होता है। तो ये फिजिकल हैंडीकैप भी लेकर भी एक सुविधा उनको दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। या ट्रेन में भी देखा गया कि जैसे वहाँ का ब्लाइंड पीपल है, तो उनको भी उनके अपने लैंग्वेज में ट्रेन में सीट में भी उनके लिए लिखा होता है वहाँ पर, ताकि वो अपने हिसाब से वो पढ़ सके। तो ये भी एक डिसेबिलिटीज एक्ट लिया गया इंडिया में 1995 में। उसके बाद और एक स्कीम देखते हैं हम लोग, जो है ये एक बहुत ही फेमस स्कीम है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग सिस्टम से ये जुड़ा हुआ है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट्स है। क्या है, इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स दोज हु आर 18 और अबव, जो 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल है, वो क्या है, सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कोई भी सोसाइटी या कोई भी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से हो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास वोट देने का अधिकार है। अगर इंडिया में रह रहे हो, 18 साल से ज़्यादा हो, तुम्हारे पास वोटर कार्ड है, तो तुम वोट दे सकते हो। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब अगर 18 साल से हो गए तो तुम्हें एडल्ट माना जाएगा और तुम वोट दे सकते हो। तो ये यहाँ पर सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को भी बहुत ज़्यादा ख़त्म करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी, मतलब जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक इक्वालिटी यहाँ पर लेकर आता है। तो ये वीडियो यही तक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अभी थैंक यू।